हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने ले आया हूँ जो हमारे साइंस की जो सीरीज चल रही है। दोस्तों 10वीं में जो हमारी सीरीज चल रही है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चैप्टर वाइज, तो दोस्तों मैं उसमें आपके लिए ले आया हूँ विज्ञान, यानी जो साइंस के जो 2023 में क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा चैप्टर 4 होगा और हमारे चैप्टर का नाम होगा कार्बन तथा उसके यौगिक। हमारा चैप्टर का नाम क्या होगा दोस्तों? उसका नाम होगा कार्बन तथा उसके यौगिक। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन और उसके यौगिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों वो इस वीडियो में होंगे। तो दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2023 में 101% पक्का आएंगे। नहीं दोस्तों यही वो क्वेश्चन है जो 2023 की बोर्ड की परीक्षा में दोस्तों इनके आने की प्रबल संभावना यानी 99% है कि इनके आने की संभावना हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला हम जानते हैं नहीं कार्बन हम किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कार्बन किसे कहते हैं। दोस्तों कार्बन को जो कार्बन का फॉर्मूला, जो कार्बन का सूत्र होता है दोस्तों, जो कार्बन होता है वो कार्बन को हम किससे नोट यानी करते हैं दोस्तों? कार्बन को हम सी से करते हैं। और दोस्तों जो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? 12 होता है, यानी परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। और परमाणु भार दोस्तों इसका 12 होता है। अब दोस्तों समझिए इसे, यानी दोस्तों सभी सजीव एवं हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आधार है। ये दोस्तों जो कार्बन है हमारे जो सभी सजीव है और हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का क्या आधार है। अतः कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, यानी दोस्तों सर्वतोमुखी का अर्थ होता है नहीं दोस्तों ये दोस्तों सर्वतोमुखी तत्व है, कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है तथा कार्बन के अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। दोस्तों ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट या फ्लोरीन? हीरा, ग्रेफाइट या फ्लोरीन, तो दोस्तों कौन सा है? तो कार्बन के अपरूप कौन सा दोस्तों? हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और दोस्तों फ्लोरीन भी कार्बन के अपरूप है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। दोस्तों कह रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? यानी CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु यानी क्या होगी? तो दोस्तों समझना, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु द्विसंयोजक बंध बनाते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन यानी दोस्तों कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से आबंध बनाता है। दोस्तों जो कार्बन परमाणु है, यानी आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास CO2 है, इधर समझिए दोस्तों, अगर आपके पास CO2 है तो दोस्तों आप मुझे बताना कि CO2 किस चीज़ से मिलकर? दोस्तों C से मिलकर बनी, कार्बन से प्लस O2 का मतलब है नहीं दोस्तों, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन के अणु इसमें है। कितने ऑक्सीजन के? 2 अणु है। तो दोस्तों कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों एक अणु कार्बन परमाणु में 2 ऑक्सीजन यानी परमाणुओं के द्विसंयोजक आबंध बनाता है। यानी दोस्तों कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों 6 है और दोस्तों जो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि हमारी जो बाहर की कक्षा दोस्तों जैसे इसकी 4 है, यानी हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो दोस्तों जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो दोस्तों पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दोस्तों दूसरी कक्षा में आगे 4, तो दोस्तों दूसरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोस्तों उसी तरह से ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक है, तो दोस्तों ऑक्सीजन के 2 हैं, यानी जो पहली कक्षा में 2 हैं और दोस्तों दूसरी कक्षा में ऑक्सीजन के 6 हैं। यानी ऑक्सीजन के दोनों को अगर हम काउंट करेंगे तो दोस्तों दोनों के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और दोस्तों इन दोनों को हम काउंट करेंगे तो दोस्तों 6 हो जाएंगे। तो 2 6 हेरा 8 हेरा, तो दोस्तों 8 हेरा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में कितने दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में दोस्तों कितने? दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब क्या कह रहा है दोस्तों ये? अब समझिए, वो कह रहा है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु संरचना क्या होगी? तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे पास जो कार्बन है दोस्तों, हमारे पास जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों? ऑक्सीजन की 2 अंतिम कक्षा यानी दूसरी कक्षा है, ऑक्सीजन की 6 है। तो दोस्तों काउंट करिए, 2 एरे दोस्तों और 1 यूरा और 1 यूरा, ऑक्सीजन के 6 हैं। दोस्तों कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो दोस्तों ध्यान रखना, कार्बन के 2 एरे और 2 येरे, कार्बन के 2 एरे। और दोस्तों हमने बताई थी जो CO2 यानी कार्बन 1 होगा और ऑक्सीजन 2 होगी, तो दोस्तों 1 ऑक्सीजन तो यह रहा दोस्तों, 1 ऑक्सीजन यूरा, यानी दोस्तों 2 एरे और 2
ये रहे दोस्तों इसकी कक्षा में कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों अब ये किस तरह से बंध बनाएंगे, अब समझिए दोस्तों। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन रहे 2 2 4 2 6 दोस्तों, ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 और दोस्तों कार्बन के कितने 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों कार्बन को अपनी यानी अपनी जो बाह्य कक्षा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं और दोस्तों ऑक्सीजन को भी अपनी बाह्य कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो दोस्तों कार्बन को यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोस्तों, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोस्तों ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एक ऑक्सीजन से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से लेगा। तो दोस्तों जब दोनों से 2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो दोस्तों मानिए आपके पास 4 है और आपने 2 जनों से 2 2 रुपये उधार ले लिए, तो दोस्तों आपके पास टोटल कितने हो गए दोस्तों 8 हो गए। अब दोस्तों कार्बन ऑक्सीजन के पास तो केवल 2 ही है दोस्तों, ऑक्सीजन के पास तो केवल 2 ही यानी 2 स्थान खाली है, यानी दोस्तों ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 से ही क्रिया कर सकता है। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन 2 से क्रिया करेगा तो दोस्तों यह ऑक्सीजन यानी इस वाले के 2 ले लेगा पहले, तो दोस्तों इन 2 से क्रिया कर लेगा ऑक्सीजन दोस्तों। पहले तो यानी ऑक्सीजन इस वाले से क्रिया करेगा और दोस्तों उसके बाद में ऑक्सीजन फिर इन 2 से क्रिया करेगा। फिर दोस्तों किससे दोस्तों फिर ऑक्सीजन इन 2 से क्रिया करेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 यानी दोस्तों ऑक्सीजन के 6 तो पहले से ही उसके पास है और 2 किसके ले लेगा वो कार्बन के। इस तरह 2 इधर से ले लेगा कार्बन के दोस्तों, ऑक्सीजन दोनों के पास कितने हो जाएंगे 8 8 हो जाएंगे। अब दोस्तों अगली चलते हैं अगली तरफ दोस्तों। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि समजात श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण सहित बताओ। ये दोस्तों जो समजातीय श्रेणी क्या होती है उदाहरण सहित बताओ। दोस्तों जब समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अनुभार के बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अनुभार के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों समझिए एक बार, यानी जब समान प्रक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अनुभार के बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अनुभार के क्रम में रखा जाता है तो वह एक श्रेणी बनती है जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। दोस्तों समझिए, यानी अगर आप यहाँ से इसे समझिए यानी जैसे करके यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोस्तों ये कैसी श्रेणी बनी दोस्तों, ये सम श्रेणी बनी क्योंकि इनके सबके अंतर जो इनके सबके बीच में अंतर है कितना दोस्तों, सबके बीच में काय का अंतर है दोस्तों 1 1 का अंतर है। और क्या है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम है, घटते हुए दोस्तों क्या करा समान प्रकार समूह वाले यौगिकों को उनके अनुभार के बढ़ते हुए अथवा घटते हुए। दोस्तों अगर इधर से लगाओगे तो दोस्तों इधर से घटते हुए, दोस्तों इधर से लगाओगे तो इधर से बढ़ता हुआ क्रम हमारा अनुभार के क्रम में रखा जाता है। यानी जब किसी समूह को घटते या बढ़ते हुए अनुभार के क्रम में रखा जाता है तो दोस्तों वो समजातीय श्रेणी बनाता है। जैसे यहाँ समझिए, अब दोस्तों ये केमिस्ट्री की भाषा में समझिए, यानी जैसे एल्केन परिवार एक समजातीय श्रेणी है जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा अनुगलन एन होता है। तो दोस्तों मीथेन और एथेन आदि इससे बनते हैं। तो दोस्तों एल्काइन परिवार एक समजातीय श्रेणी है। दोस्तों ये ध्यान रखना, एल्केन परिवार एक समजातीय श्रेणी है। अब दोस्तों पूछ लेता है वो विकल्प में कि एल्केन जो एल्केन परिवार है वो कौन सी श्रेणी है दोस्तों, वो समजात श्रेणी होती है, समजात श्रेणी होती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखो, यानी कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखो। तो दोस्तों कार्बन की संयोजकता 4 है। कितनी दोस्तों, कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतु संयोजक है। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। मैंने बताई थी दोस्तों कार्बन का जो 6 होता है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। तो दोस्तों इसकी जो इसकी संयोजकता है दोस्तों, इसकी जो बाहरी संयोजकता क्या होती है दोस्तों, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संयोजकता होती है, यानी इसकी संयोजकता 4 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है, अर्थात इसको बाहरतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दोस्तों अष्टक पूर्ण करने के लिए का मतलब दोस्तों इसे अपने यानी दूसरे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो दोस्तों इसे किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों, इसे भी 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो दोस्तों अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है। दोस्तों साझे वाला तो आपने पिछली वीडियो में पीछे देखा था दोस्तों, जब उसने ऑक्सीजन के साथ यानी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी थी। तो दोस्तों ध्यान रखना कार्बन की संयोजकता क्या होती है दोस्तों, कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है दोस्तों। इसकी अंतिम इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन अपने कार्य से लेगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन से ले लेता है। अब हम चलते हैं अगला। दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम व सूत्र लिखिए। दोस्तों जो प्रयोगशाला है उसमें सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, उसका नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया NH2O नामक एक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण हुआ था, जिसे जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनिया आइसोसाइनेट से संश्लेषित किया था। दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया, क्या दोस्तों प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण हुआ था, जिसका जो सूत्र होता है दोस्तों NH2 नामक एक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण हुआ था, जिसे जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर। तो दोस्तों पूछ लेता है कि जो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनने वाला पदार्थ कौन सा था, तो दोस्तों यूरिया था, जिसे जर्मनी के वैज्ञानिक जर्मनी वैज्ञानिकों ने फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनिया साइनोल से संश्लेषित किया था। दोस्तों मैं अब बताऊं कैसे। अमोनिया साइनाइड से दोस्तों NH4NCO को जब हम गर्म करते हैं तो दोस्तों NH2CO इसमें से क्या निकलता है, यूरिया। NH2CO इसमें से क्या निकलता है, यूरिया। तो दोस्तों NH4NCO को जब दोस्तों हम गर्म करते हैं तो दोस्तों NH2CO इससे निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं यूरिया। अब हम लिखते हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल का दोस्तों IUPAC नाम क्या होता है। दोस्तों एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। और दोस्तों इसका IUPAC नाम जो होता है वो होता है एथिनोइक। क्या दोस्तों इसका एथिनोइक इसका होता है वैज्ञानिक यानी IUPAC नेम होता है एसिटिक अम्ल का। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं पूछता हूँ कि एस्टिकरण पद की व्याख्या कीजिए। नहीं दोस्तों एस्टिकरण पद क्या होता है, उसकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों एस्टिकरण पद की व्याख्या करें 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में पूछा गया था। दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ निर्जलीकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टिकरण कहलाता है। दोस्तों यानी CH3COOH यानी दोस्तों जो एसिटिक अम्ल होता है प्लस C2H5OH यानी एसिटिक अम्ल और एथिक अल्कोहल आपस में जब एक साथ H2SO4 के साथ यानी H2SO4 के द्वारा इसकी क्रिया कराई जाती है तो दोस्तों क्या बनता है, CH3COO C2H5 प्लस H2O इससे बाहर निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे ही हम एस्टर बोलते हैं। CH3COO C2H5 इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं एस्टर। क्या दोस्तों, इसे बोलते हैं हम एस्टर। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे पूछ रहा है कि सीमेंट अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों सीमेंट अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोस्तों समझिए। दोस्तों सीमेंट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों सीमेंट अभिक्रिया पढ़ेंगे। दोस्तों पढ़िए, यानी वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल N3H के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, सीमेंट अभिक्रिया कहलाती है। यानी दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NH3 के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, सीमेंट अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों CH3COOH यानी दोस्तों क्या करा है, CH3COOH जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। N3H का मतलब दोस्तों हाइड्रोजोइक अम्ल NH3 के साथ क्रिया कर H2SO4 की उपस्थिति में दोस्तों प्राथमिक एमीन बनाता है, जिसे CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2 उसे कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ साबुन के निर्माण में प्रमुख 2 पदार्थों के नाम लिखिए। यानी दोस्तों जो साबुन के निर्माण में जिन पदार्थों का यूज होता है उन पदार्थों के नाम लिखिए। तो दोस्तों साबुन के जो उसमें होता है, एक तो सिस्टेरिक अम्ल का यूज होता है, जिसका C17H35COOH कहते हैं। सिस्टेरिक C17H35COOH कहते हैं। फिर दूसरा दोस्तों जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे NOH के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों
वो कह रहा है कि साबुन के निर्माण में निम्न में से 2 पदार्थों के नाम लिखिए। दोस्तों 2016, 2018, 19 और 20 में पूछा गया है। दोस्तों साबुन के निर्माण में प्रमुख 2 पदार्थों के नाम सिस्टेरिक अम्ल होता है C17H35, COOH होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका NaOH फॉर्मूला होता है। अब मैं पूछता हूँ, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताइए। 2019, 2020 और 21। दोस्तों वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया अभिकर्मक का योग होता है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है तथा यौगिकों की असंतृप्तता कम होकर वह संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी दोस्तों वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है, यानी जिसमें कार्बन का यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है तथा यौगिकों की संतृप्तता कम होकर संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसे एक बार और समझिए, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है, यानी अभिकर्मक का योग होता है तथा यौगिकों की असंतृप्तता कम होकर संतृप्त यौगिकों में बदल जाते हैं। दोस्तों जो असंतृप्त होते हैं वो काय में संतृप्त यौगिकों में बदल जाते हैं और योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण समझिए दोस्तों, जैसे आपके पास एथिलीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करात्मक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी दोस्तों आपके पास एथिलीन है और इसकी क्रिया आपने ब्रोमीन के साथ की तो अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों CH2 Br CH2 दोस्तों ये बन जाता है इससे क्रिया करने के बाद, यानी CH2 Br की जब क्रिया कराएंगे तो दोस्तों Br बन जाएगा। दोस्तों इस Br के साथ में ये वाला CH2 आ जाएगा और दोस्तों इस CH2 के साथ में ये वाला Br आ जाएगा, यानी एथिलीन और ब्रोमीन एथिलीन इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करता हूँ अगला। दोस्तों अगर पूछ रहा है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों देखिए कितनी बार पूछा गया, 2012, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21। दोस्तों 3 यानी बहुत से, यानी 5-6 साल पूछा जा रहा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी साबुनीकरण कैसे बनता है उस पर एक टिप्पणी लिखिए। दोस्तों साबुनीकरण, जब किसी तेल या वसा या ग्लिसरॉइड एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण साबुन तथा ग्लिसरॉइड में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। एक बार वो समझिए दोस्तों क्या कह रहा, वो कह रहा है जब हम किसी तेल या वसा या ग्लिसरॉइड एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं, यानी दोस्तों या तो कोई तेल हो, वसा हो, ग्लिसरॉइड हो, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ हम दोस्तों इसे गर्म करते हैं। दोस्तों जब इसे हम गर्म करते हैं तो विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉइड में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। दोस्तों जो इसका बनाने की प्रक्रिया है CH2OCO C17H35। दोस्तों ये इसका फॉर्मूला, यानी CH3OCO C17H35 CH2OCO C17H35। दोस्तों इन सभी की क्रिया कैसे NaOH से कराते हैं। दोस्तों इन सभी क्रिया NaOH से कराते हैं। तो दोस्तों CH2OH CaHOH CH2OH C17 दोस्तों C17H35 COONA दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। C17H35 COONA इसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों साबुनीकरण अभिक्रिया में ग्लिसरॉइड CH2OH एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कहा कि दोस्तों एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी साइंस को लेकर वीडियो। दोस्तों आई होप कि आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, दोस्तों उनका लाभ इसे ही मिल सके। दोस्तों जल्दी हम कक्षा 12 की भी शुरू करने वाले हैं। दोस्तों हमारी कक्षा 10 की थी और जल्द मैं कक्षा 12 की भी शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।